तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बैच में एक और वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आखिर रतन टाटा जी को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। भारत रत्न एक ऐसी चीज़ है जो उनको शायद बहुत ही पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस बात की अगर हम वजह समझने की कोशिश करें तो इसको समझना थोड़ा पेचीदा है और शायद थोड़ा उपहासजनक भी है, क्योंकि अभी तक उनको मिल जाना चाहिए था। देश के हमारे जितने भी नागरिक हैं, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के हों, वो सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत के उन सेगमेंट्स में जाने की कोशिश करी, उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करी जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब दुनिया ये सोच रही थी कि किस क्षेत्र में जाके हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, वहाँ रतन टाटा जी ये सोच रहे थे कि किस क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा, या हम ऐसा काम करें जिससे हमें फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। उदाहरण के तौर पे टाटा सॉल्ट को लाना, वो भी रतन जी की ही एक चॉइस थी जब वो टाटा ग्रुप के लीडर बने। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कोशिश की थी। टाटा की अगर मैं बात करूं तो आज भारत में 30 से ज़्यादा कंपनियां हैं टाटा की, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट हो रही हैं, और इन सब का जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं जाता है टाटा सन्स पे। टाटा सन्स का जो पैसा होता है उसका 66 to 60% जो जाता है वो जाता है टाटा ट्रस्ट पे। और टाटा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही रतन टाटा जी ने बनाया था। उन्होंने ये देखा कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत है कि शिक्षा की ज़रूरत हो गई, स्वास्थ्य की ज़रूरत हो गई, अच्छे पानी की ज़रूरत हो गई। तो रतन टाटा जी ने इन सारे जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे अपने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी। सन 2020 तक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा रुपए उन्होंने इस धनराशि को सिर्फ लोगों के लिए लगाया। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता जिसके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा हो। स्वार्थ के साथ साथ कहीं ना कहीं देश प्रेम, देश भावना हो, तभी कोई इंसान ऐसा कर सकता है। और यदि मैं बात करूं रतन टाटा जी किस प्रकार के थे, तो मेरे ख्याल से मुझे ये सब चीज़ें बहुत से लोगों को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वो एकदम सादे नेचर के थे, बहुत ही विनम्र थे। उनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था चीज़ों को लेके, एक सॉफ्ट साइड से भी वो सोचा करते थे। हाँ, थोड़ा बुरा लग जाता था तो फिर वो अपना हार्ड साइड भी दिखा देते थे, जैसे कि उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर के साथ किया। किसी बात का बुरा लगना और उन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात थी पूरे भारत के लिए, पूरा मार्केट चौंक गया था जब रतन टाटा जी ने पहली बार विदेश की कोई कंपनी खरीदी। मेरे ख्याल से टेटली खरीदी थी, फिर कोरस स्टील, और उसके बाद लैंड रोवर और जैगवार, ये दोनों कंपनियां खरीदी उनने। तो मतलब इतनी बड़ी बात हो गई थी कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो अभी 2008 के टाइम पे जब भारत में क्राइसिस आया था, वो क्राइसिस से डील कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो ऐसे स्टेप्स आगे चल के रखने की भी हिम्मत रखते हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, और उनको ये पता चला कि हाँ, भारत किसी से कम नहीं है। और रतन टाटा जी ने इस बात की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी कि हाँ, भारत क्या है, और भारत की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उन्होंने हमेशा बरकरार रखा है। एक जो कहना चाहिए मर्यादा के अंदर रह के बात करना। मतलब आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए कि नहीं, आप बड़े हैं और अगर आपको अमीरों के साथ रहना है, अमीरों जैसा बनना है, तो बड़ी बड़ी पार्टी में जाना होगा, शराब पीनी होगी, उनके तरह से बिहेव करना होगा, उनके तरह से शौक पालने होंगे अलग अलग चीज़ों के। तो रतन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रतन जी शराब नहीं पीते थे, रतन जी सिगरेट नहीं पीते थे, रतन जी ऐसी पार्टीज़ को अटेंड नहीं करते थे। वो एकदम सादे इंसान थे, 2 BHK फ्लैट में रहते थे। मतलब आप सोचिए, जिस इंसान ने रतन टाटा जी ने 2012 में अपना पद छोड़ा था, कंट्रोल जो वो कर रहे थे, वो चीज़ों को सर्कुलेट कर रहे थे, उन्होंने उस लीडरशिप से रिज़ाइन दे दिया था 2012 में, और उन्होंने ज्वाइन किया था मेरे ख्याल से 1991 में। तो 1991 में जब वो आए थे तो पूरे टाटा ग्रुप की जो ओवरऑल वैल्यू थी वो करीब 16,000 करोड़ थी। लेकिन जब वो ज्वाइन किए, उन्होंने अपने आइडियाज़ रखे, किन क्षेत्रों में काम करना है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे चलना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब उन्होंने काम किया, तो जब उन्होंने कंपनी को छोड़ा 2012 में, तब तक उस कंपनी की वैल्यू 16,000 करोड़ से 1991 में और 2012 में 25 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तो ये हो पाया उनके नेतृत्व की वजह से, उनकी जो दूरगामी सोच थी उसकी वजह से। मतलब 1500 करोड़, आप समझिए 1500 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती, और ये उन्होंने सिर्फ पब्लिक के लिए लगाया, ये उन्होंने जनता के कार्य के लिए लगाया, जनता के लिए लगाया। तो शायद ये उनका जनता के प्रति प्यार ही तो था। और कई सारे ऐसी बातें हैं जो छोटी छोटी जो उनको झलकाती हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। जैसे डॉग्स को लेके एक बात होगी कि हमारे शहर में बहुत से आवारा कुत्ते होते हैं, वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती। मैं ये बात आज कह रहा हूँ सिर्फ रतन टाटा जी के बारे में। मैंने भी कोई ऐसे बहुत बड़े काम नहीं किए हैं, चाहे सोशल सर्विस को लेके या चाहे स्ट्रीट डॉग्स को लेके। मैं कभी कभी काउस को फीड करने की कोशिश करता हूँ जब मुझे संभव हो पाता है, डॉग्स को भी फीड करने की कोशिश करता हूँ जब मुझे संभव हो पाता है। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि सोचिए आप 5 स्टार 7 स्टार टाइप के होटल्स में कोई इंसान किसी कुत्ते को जाने देगा?
लेकिन रतन टाटा जी वो उन्होंने अपने सारे लोगों को बोल के रखा था कि अगर यहाँ पे कोई कुत्ता आ रहा है तो भाई उसको रोकना टोकना मत, ठीक है, उसको दुत्कारने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अलग से व्यवस्था करके रखी, उसके लिए अलग से खाने की व्यवस्था करके रखी, शहर के सारे कुत्तों के लिए वो वहाँ जा सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब इतनी व्यवस्थाएं थी। तो आप समझिए इससे साफ तरीके से ये पता चलता है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। और यदि मैं बात करूं कि समाज सेवा, समाज सेवा मुझे नहीं लगता है वो जब जब उनने किया या जितना भी उनने किया, जैसे अब मैं बात करूं कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे उन्होंने तकरीबन 500 करोड़ की राशि डोनेट की थी। और अगर मैं बात करूं जब कसाब, वो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी भारत के लिए, और कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसी दुर्घटना होती है, जैसे कसाब था एक बेवकूफ़। तो उस समय पे जब ताज होटल का वो दृश्य हुआ, इतने सारे लोग वो घायल हुए, टाटा जी से जितने ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते बना, जितने ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करते बना, उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि नहीं यार इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आए हैं तो ये उनकी जवाबदारी बनती है। उन्होंने उनके लिए जो वो कर सकते थे, उनके परिवार के लिए कर सकते थे, वो करने की कोशिश करी। उनमें से हर एक के लिए उन संभवतः उन्होंने कोशिश करी। तो ये दर्शाता है कि मतलब ही वॉज सच अ लेजेंड, ही वॉज सच अ लेजेंड। और ऐसे किसी महान व्यक्ति के बारे में जितना मैं बोलूँ शायद उतना कम पड़ जाएगा। और उस हमले के बाद तकरीबन 200 करोड़ रुपए लगे जब उन्होंने पूरा होटल को वापस से बनाया और वापस से खड़ा करने की कोशिश करी। और भारत की शान में अगर मैं बात करूं, अगर विदेशी कोई आता है और ठहरने की बात होती है, तो भारत की शान में मेरे ख्याल से वो होटल शायद सबसे बड़ा होटल है। तो रतन टाटा जी ने हमारी कंट्री, हमारे देश, भारत का नाम पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में लोग उसको पहचाने, इसके लिए बहुत मेहनत करी। अभी जैसे आप यूके की बात करिए तो लैंड रोवर, और अगर हम जैगुआर की बात करें या टेटली की बात करें, वो जो उनने खरीद ली, या हम बात करें कोरस स्टील की, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ये कोई छोटी कंपनियां नहीं है। और ये भी उनने $2 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट दिया था भारतीय रुपए में, वो कमा रहे थे, और $2 बिलियन से ज़्यादा उन्होंने दिया था इन कंपनियों को खरीदने के लिए। तो आप सोचिए कि उनकी सोच क्या रही होगी। लोग समझ रहे थे कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है, उन्होंने जज्बात में आके ये डिसीजन ले लिया है, लेकिन उन्होंने उस डिसीजन को सही करके दिखाया। उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका फैसला गलत नहीं था, उनकी सोच गलत नहीं थी। तो टाटा जी चूंकि एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे, उन्होंने देश के लिए किया जो किया, उन्होंने देश के लोगों के लिए किया जो किया, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किया जो किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, जैसे ये मैंने पहले भी मेंशन किया इस वीडियो में, तो ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने कोशिश करी कि वो मुहैया करवा सकें उन लोगों को। और ये मेरे ख्याल से उनका एक बहुत ही सकारात्मक डिसीजन था। और तो इन सभी अगर कारणों को मद्देनजर रखें हम, तो हाँ, डेफिनेटली रतन टाटा जी डिजर्व करते हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और अति शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, जब वो थे तब उनको मिलना चाहिए था, ताकि वो भी उस सुख को अनुभव कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश ये नहीं हो पाया। तो मेरी तो बहुत प्रार्थना है मोदी सरकार से कि सर, अगर आप पे हम सभी की ये आवाज़ पहुंच रही हो, हम सभी की ये बातें पहुंच रही हो, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि रतन टाटा जी को आप अति शीघ्र भारत रत्न दीजिए। और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बड़े बूढ़े, सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग एक कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियो पे कि हैशटैग भारत रत्न, यानी BR फॉर रतन टाटा, हैशटैग BR फॉर रतन टाटा। ये मैं आपको स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा, यही हैशटैग आपको कमेंट कर देना है, जिससे पता चले कि हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसमें आपके क्या विचार हैं? अगर आप मेरी किसी बात इत्तेफाक नहीं रखते हैं मेरी किसी बात से, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा जानकारीपूर्ण लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।